हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 10 से 17 जून 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई टॉपिक है जिस पर डिटेल में बात करेंगे और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ले सकते हैं। ओके, पीडीएफ भी। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन नेतन्याहू की जगह इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया और इसराइल के रिश्ते जो हैं काफ़ी बेहतर पिछले कई सालों से देखने को मिल रहे हैं। इसका आंसर होगा नफ्ताली बेनेट। ओके, नफ्ताली बेनेट, उनकी तस्वीर ये है और इसराइल का मैप ये रहा। ठीक है, किसकी जगह इनको बनाया गया है? तो बेंजामिन नेतन्याहू की जगह ली है इन्होंने। ओके, और बेंजामिन नेतन्याहू 12 साल तक इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे। इसराइल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो अब नफ्ताली बेनेट जो है उन्होंने नई सरकार का गठन किया है। गठबंधन सरकार है, दूसरी पार्टियां हैं, उनके साथ गठबंधन हुआ है और कुछ साल ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कुछ साल दूसरे जिनके साथ गठबंधन हुआ है, जिस पार्टी के साथ, उसके नेता प्राइम मिनिस्टर होंगे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। और इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कहा है कि हम जो है बेहतर रिश्ते रखेंगे, गर्मजोशी के साथ हमारे रिश्ते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। उससे पहले बता दूं कि जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर्स पीडीएफ है, जिसका इंतजार था आप लोगों को, काफ़ी डिटेल में और काफ़ी बेहतरीन पीडीएफ होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो गया है। और जिन लोगों ने पहले से लिया हुआ है, अपडेट कैसे लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ओके, और 2020 का करंट अफेयर्स का बुक अभी भी बेस्ट सेलर है, अमेजन पे देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन सामने है। पुस्तक, ये बुक है होम इन द वर्ल्ड, किस भारतीय अर्थशास्त्री का संस्मरण है? आंसर होगा अमर्त्य सेन। ओके, अमर्त्य सेन ने ये बुक लिखी है, अमर्त्य सेन की फोटो और ये बुक है। ओके, और इसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में कहा है, यादों के संकलन किया है उन्होंने। और उन्होंने ये भी बात इसमें कही है कि कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम दिया था, अमर्त्य सेन नाम दिया था। ओके, नोबेल प्राइज विजेता है अमर्त्य सेन, तो उन्हीं की बुक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? आंसर होगा मार्च 2022 तक के लिए। ठीक है, ये हैं अध्यक्ष एलआईसी के। इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है एलआईसी का। देखिए, एलआईसी को लेकर सरकार ने ये कहा हुआ है कि हम उसको बेचेंगे, उसके जो हिस्से हैं वो शेयर बाजार या दूसरे तरीके से बेचेंगे। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इनका कार्य विस्तार किया है। 30 जून को समाप्त हो रहा था अभी, लेकिन अब इनको बढ़ा दिया गया मार्च 2022 तक के लिए। वजह यही दी गई है कि जो एलआईसी का कुछ हिस्सा सरकार बेचेगी, तो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, चूँकि ये पहले से पूरी भूमिका निभा रहे हैं उसमें, तो ये इनके नेतृत्व में ये सब होगा, ये किया गया। ओके, एलआईसी की बात हो रही है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही मैंने दिया था। ओके, क्वेश्चन होगा, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, जिसे वहाँ की सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, नेशनल पार्क घोषित किया? आंसर होगा इसका असम। ओके, और ये बता दूं कि 7वां नेशनल पार्क बन गया है असम का, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य हो गया है ये। ओके, 7वां हो गया और इसको वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वनस्पति जीवों की विविधता पाई जाती है। ओके, और वन्यजीव अभयारण्य के रूप में यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में इसको 2004 में मान्यता मिली थी। ठीक है, और आपको बता दूं कि पहले से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कुछ दिन पहले तक तो 5 ही थे, लेकिन उसके बाद संख्या बढ़ाई गई। ओके, अभी कुछ दिन पहले ही रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको शामिल किया गया था। तो पहले से ये 6 थे और अब 7वां हो गया है दियांग। ठीक है, तो कौन कौन थे पहले से? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 6 थे और अब 7 हो गया। ठीक है, और आपको बता दूं कि देश में
वैसे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क है। तो असम की बात हो रही है, असम का मैप ये रहा मेरे बगल में। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा। ओके, 47वां G7 लीडर्स समिट 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? शहर और देश का नाम बताएं। आंसर होगा इसका कार्निवाल, यानी यूनाइटेड किंगडम। ओके, आंसर आप देख रहे हैं। और इसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की गई है, क्योंकि 2021 के लिए G7 का अध्यक्ष यूनाइटेड किंगडम है। और सम्मेलन का विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था, थीम क्या थी? तो बिल्डिंग बैक बेटर। ओके, G7 की बात कर लेते हैं। 7 मेंबर होते हैं, इसलिए ग्रुप ऑफ नेशंस यानी 7 ग्रुप ऑफ नेशंस कहा जाता है। और ये आर्थिक रूप से समृद्ध देशों का एक संगठन है। ठीक है, सदस्य देश कौन कौन से? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान। ओके, और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 1975 में हुई थी। उस समय ये G6 था, बाद में फिर G7 हुआ, फिर G8 हुआ। ओके, और फिर अब G7 रह गया है। तो दुनिया के GDP का 40% जो है वो इसी देश में यानी 7 देशों में। दुनिया की आबादी का 10% हिस्सा G7 कंट्री में। ओके, देखिए आपको पता होगा पहले ये G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में रूस इसका मेंबर था। उससे पहले तक 2014 तक, लेकिन उस समय रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, यूक्रेन का एक हिस्सा था। तो उसी के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया था और G8 जो है G7 हो गया था। ठीक है, तो किन किन नेताओं ने हिस्सा लिया है इस बार जो G7 इम्पॉर्टेंट मीटिंग है उसमें? तो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन उधर। ओके, कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी, जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा, USA के प्रेसिडेंट जो बाइडन, और यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लीयन, ये तीनों ने भी पार्टिसिपेट किया था। देखिए वैसे तो यूरोपीय यूनियन जो है वो G7 का औपचारिक हिस्सा नहीं है, लेकिन जब G7 की समिट होती है तो उस समय ये भागीदार होती हैं, या यूरोपीय यूनियन जो होता है वो भागीदार होता है। ठीक है, तो इस बार जो है वो कई सारे देशों को इनवाइट भी किया गया था G7 की समिट में, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये 47वां G7 लीडर्स समिट था और अब तक का पहला शुद्ध शून्य G7 कहा गया है, क्योंकि सभी देशों ने 2050 तक कार्बन कटौती करने का लक्ष्य बनाया है और प्रतिबद्धता भी जताई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के जो आउटरीच सत्र था उसमें हिस्सा लिया था। आगे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा? वैसे ये जो विचार है वन अर्थ वन हेल्थ, ये काफ़ी पुराना 2009 में ही आया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा चल रही थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में, चूँकि कोविड-19 की स्थिति है इसलिए ये एक विचार रखा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा G7। ओके, G7 की समिट हुई तो उसी में इंडिया जो है वो वर्चुअली पार्टिसिपेट किया गेस्ट कंट्री के रूप में। 47th लीडर्स समिट हुआ है। तो इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ दृष्टिकोण रखा G7 शिखर सम्मेलन में। फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं, ये मीटिंग एक तरह चल रही है और प्राइम मिनिस्टर जो है वर्चुअली भाषण दे रहे हैं और वहाँ सब सुन रहे हैं इस पूरी बात को। ओके, और एक और बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने ये कहा कि जो वैक्सीन है उसका जो पेटेंट होता है तो इस बार चूँकि कोविड-19 है इस वजह से पेटेंट फ्री किया जाए, और इस बात को लेकर चर्चा हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवेंस ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम कितना प्रतिशत टैक्स रखने का समझौता अभी हाल ही में किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी दुनिया को लेकर। आंसर होगा 15%, ओके, 15%, ठीक है। हिस्टोरिक डील कहा जा रहा है द हिंदू के द्वारा। इस डील के अनुसार हुआ यह है कि न्यूनतम ग्लोबल जो टैक्स होगा, कॉर्पोरेट इंटरनेशनल जो होगा, वो कम से कम 15% होगा। अब सवाल उठता है कि क्यों ये समझौता हुआ है। तो देखिए, गूगल, अमेजन, फेसबुक जैसी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ऐसे देश में अपना मुनाफा दिखाती हैं जहां पर कम या बिल्कुल टैक्स नहीं होता है। तो ये समझौता ये हुआ कि G7 देश जो हैं वो कम से कम 15% जो है वो टैक्स लगाएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स मिनिमम रहेगा, हाईएस्ट उससे ज़्यादा जो भी हो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए हुआ है, अब जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो कि उद्योग कर रही हैं, अपना काम कर रही है जैसे भारत में, और दिखाया किसी ऐसे देश में जहां पर टैक्स बिल्कुल नहीं है, ओके। तो सारा पैसा वो वहां ले गई और टैक्स भारत को भी नहीं मिला एक तरह से, और अगर अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिका को भी नहीं मिला। पता चला कि उसने दिखाया कि हमारा दूसरी जगह ये हेडक्वार्टर है और जो पैसा आ रहा है वो दूसरी जगह से आ रहा है। तो ये दिक्कत थी, उसकी वजह से जो ये कंपनियां हैं इस तरह की वो काफ़ी रेवेन्यू कमा रही थी और सरकार को हिस्सा नहीं दे रही थी, अक्सर से टैक्स नहीं दे रही थी। तो ये एक तरह से कर एक रूपता यानी वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर की दर लगाई गई है, टैक्स रेट लगाया गया है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं उसको ये नुकसान होगा, लेकिन इंडिया जैसे देशों को ये फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित भारत के MSME क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए जून 2021 में कितनी रकम लोन देने की मंजूरी दी है? लोन दे रहा है वर्ल्ड बैंक इंडिया को। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ओके। तो इसका आंसर होगा $500 मिलियन। अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 3,682 करोड़ रुपए होते हैं। हालांकि आप $500 मिलियन ही आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि रुपए का वैल्यू घटता बढ़ता रहता है या डॉलर का वैल्यू घटता बढ़ता रहता है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये लोन दिया है। RAMP एक प्रोग्राम है, उसके तहत रेजिंग एंड एक्सेलरिंग MSME परफॉर्मेंस, तो उसके तहत दिया गया है। और इससे पहले भी पिछले साल वर्ल्ड बैंक ने इसी मद में $750 मिलियन रकम लोन जारी किया था भारत को। और इससे यही होगा कि $500 मिलियन जो है रकम, उससे ये होना है कि 5,55,000 जो छोटे उद्योग हैं उसकी सहायता की जाएगी इसके द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? आंसर होगा नोवाक जोकोविच, ओके। वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं और अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया है, ओके। और आपको बता दूं कि जो ग्रैंड स्लैम होता है, कई सारे होते हैं, तो उसमें पूरा सारे ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले ये ऐसे पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 बार विंबलडन और 3 बार US ओपन जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब तो आपने देखा, महिला एकल का कौन? आंसर होगा बारबोरा क्रेजिकोवा, ओके। वो चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं और इसमें और भी कई सारे इवेंट हुए हैं, जैसे कि पुरुष युगल का हुआ है, तो उसमें पियरे ह्यूगस हर्बर्ट जो कि फ्रांस के हैं और निकोलस माहुत जो वो भी फ्रांस के हैं, तो उनकी जोड़ी ने जीत हासिल की है। महिला युगल में बारबोरा क्रेजिकोव और कैटरीन सिनियाकोव दोनों चेक गणराज्य के, तो उन्होंने जीत हासिल की है। अगर डबल्स, मिक्स डबल्स की बात होगी तो भी आप देख रहे हो डिसेरे क्रॉकजिक और जो सेलिसबरी, तो इन दोनों ने जीत हासिल की है मिक्स डबल्स में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 तक को कौन सा दशक घोषित किया है? इस दशक को क्या कहा जाएगा?
आंसर होगा पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली। ओके, पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली। और अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, ये कहलाएगा इंग्लिश में। ठीक है, पारिस्थितिकीय तंत्र को बेहतर करने के लिए, फिर से रिस्टोरेशन के लिए ये कार्यक्रम किया जाएगा। बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और 10 साल तक यानी डेकेड को ये समर्पित कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ने किन बैंकों के निजीकरण की सिफारिश जून 2021 में केंद्र सरकार से की है? आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, तीन दोनों को का प्राइवेटाइजेशन होगा। सरकार वैसे पहले ही कह चुकी है। केंद्रीय जब बजट हुआ था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि 2 बैंकों का हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो अब नीति आयोग ने इन दोनों बैंकों को सेलेक्ट किया है और इनका जो सरकारी हिस्सा है वो बेचा जाएगा। ठीक है, देखिए सरकार ने न्यू PSE नीति जारी की है। उसके तहत यही है कि जो सरकारी उपक्रम है उसको बेचा जाए और अपने हाथ से हटाया जाए उसको। सेंट्रल बैंक की बात करेंगे तो वहाँ 33,000 कर्मचारी हैं और इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 26,000 कर्मचारी हैं जो अब तक सरकारी कर्मचारी कहे जाते हैं। कुछ वक्त बाद ये तमगा हट जाएगा सरकारी कर्मचारी का। नीति आयोग ने ये सजेशन दिया है, रिकमेंडेशन दिया है। उसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, HSBC इंडिया के नए CEO कौन है? आंसर होगा हितेंद्र दवे। ठीक है, हितेंद्र दवे। HSBC फुल फॉर्म क्या है? तो हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बैंक है, तो उसके CEO बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है PNGRB, तो उसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा संजीव नंदन सहाय। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड कहते हैं इसको। एक वैधानिक निकाय है और इसका काम है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित जो रेगुलेशंस हैं उसको बनाना या फिर उसको पालन करवाना। तो ये है संजीव नंदन सहाय, तो ये अब उसके बन गए हैं चेयरपर्सन। कौन है वो? तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर है IAS का, तो उसके 1986 बैच के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत थाईलैंड समन्वय गश्ती यानी इंडो थाई कॉरपैट, ये अभ्यास है 9 से 11 जून तक हुआ है। तो कहाँ पर आयोजित किया गया ये? आंसर हो इसका अंडमान सागर में। ठीक है, ये 31वां एक्सरसाइज था और अंडमान सागर में स्टेट ऑफ मलक्का में। आपको बता दो ये थाईलैंड है, मैप में आप देख रहे हैं डार्क कलर में, और ये अंडमान सी है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसके उस तरफ जो है वो इंडिया है। तो स्टेट ऑफ मलक्का जो है यहाँ पर है अंडमान सी में, तो यहीं पर ये अभ्यास हुआ है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। 2005 से ये अभ्यास होता है, हर साल 2 बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास में ये इंडो थाई कॉरपैट का आयोजन होता है। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से किस जहाज़ ने हिस्सा लिया है इसमें? इसमें जहाज़ सरयू जहाज़ ने हिस्सा लिया है इसमें। ठीक है, अच्छा, जब बात हो रही है इंडिया और थाईलैंड की और युद्धाभ्यास की, तो कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं इंडिया और थाईलैंड के बीच में? 2 और हैं। व्यायाम मित्र, ये आर्मी के बीच में होता है, और व्यायाम सियाम वो वायुसेना के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन की लीगल टेंडर का दर्जा यानी वैधता का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आंसर का इसका अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर ने ये कहा है, हालांकि उसने वर्ल्ड बैंक से भी कहा कि हमें इसमें मदद करो, हम इसको करने जा रहे हैं लीगल टेंडर,
हालांकि वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया है, लेटेस्ट न्यूज़ ये है, लेकिन अल सल्वाडोर है, उसका कहना है कि हम बिटकॉइन को स्वीकार करेंगे। ये जो अल सल्वाडोर है ये मध्य अमेरिकी देश है, अमेरिका महादेश का, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। ओके, अल सल्वाडोर, राजधानी क्या है? सैन सल्वाडोर। मुद्रा क्या है? US डॉलर वहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। आंसर होगा 14 जून। ये 14 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? थीम मेरे बगल में आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसके महासचिव कौन नियुक्त की गई हैं? आंसर होगा रेबेका ग्रिन्सपन। ओके, फोटोग्राफ ये है रेबेका ग्रिन्सपन, 4 साल के लिए इस पद पर रहेंगी। ओके, और वो इसकी अध्यक्षता करने वाली यानी पहली महिला और पहली मध्य अमेरिकी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? रंगहीनता दिवस। आंसर होगा इसका 13 जून। एक बीमारी है जिसमें जो मेलेनिन है बॉडी में जो होता है, जिसकी वजह से कोई हल्का गोरा या कोई काला या कोई सांवला या कोई अलग अलग कलर में दिखता है। ओके, डार्क या हल्का, तो वो मेलेनिन की वजह से होता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमें, जो सन से जो रेज आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज और जो दूसरी, उससे प्रोटेक्ट का काम करता है। लेकिन कुछ लोगों में आप देखते होंगे सफ़ेद सफ़ेद सा दाग हो जाता है, और या फिर पूरी बॉडी ही सफ़ेद हो जाती है, बिल्कुल वाइट हो जाती है, तो उसमें मेलेनिन की संख्या या मात्रा बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है जो चमड़ी है उसमें, स्किन में, तो उसको एल्बिनिज्म कहते हैं, रंगहीनता कहते हैं। ठीक है, तो दिवस है ये 13 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है आप मेरे बगल में देख रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित आंदोलन के प्रमुख चेहरे सिद्धालिंगय्या, उनका निधन हो गया 11 जून 2021 को, तो किस राज्य से थे? इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे वो। आंसर होगा कर्नाटक। ओके, कर्नाटक के थे। द हिंदू में न्यूज भी थे, आप देख रहे हो। पहले प्रमुख दलित कवियों में से वो एक थे, और लोग उनको प्यार से दलिता कवि के नाम से बुलाते थे, दलिता कवि कहते थे। ओके, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 जून। थीम क्या है इस बार की? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ओके, ये जो दिवस है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषित है। अगला क्वेश्चन है, डिंको सिंह, उनका निधन हो गया है 10 जून 2021 को, तो वो किस खेल के मशहूर खिलाड़ी थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर होगा बॉक्सिंग। ओके, बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे। लंबे समय से वो कैंसर से जूझ रहे थे, लीवर कैंसर था। मणिपुर के रहने वाले थे। डिंगो सिंह ने 1998 में एशियाई गेम्स जो कि बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में, तो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने, तो वो फोटो है। कब? 1998 में एशियाई गेम्स में। ओके, और 1998 में अर्जुन पुरस्कार मिला था उनको। 2013 में पद्मश्री सम्मानित भी किया गया था उनको। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में लीडिंग एक्ट्रेस का सम्मान किसे मिला है? आंसर होगा पॉल मैस्कल। ओके, पॉल मैस्कल। तो अभी हाल ही में आयोजित हुआ लंदन में, और उसी में ये अवार्ड दिए गए हैं। कई सारे अवार्ड्स हैं, तो ये सब हैं। हालांकि टीवी अवार्ड्स हैं, तो इंडिया में एग्जामिनेशन में हालांकि कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने ये सब दे दिया है आपको, कई सारे अवार्ड्स की लिस्ट भी। तो PDF में मैंने डिटेल दिया हुआ है, PDF आप ले सकते हैं, वहाँ अवेलेबल है। आज का करंट अफेयर फ्री में है, और जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर्स है वो भी अवेलेबल है, हालांकि उसका मामूली सा प्राइस है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड वर्जन है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में, चाहे पुलिस का हो, चाहे SSC के एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, सब में काम आएगा। और 2020 का बेस्ट सेलर बुक अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। आंसर होगा इसका 9 जून। अगला क्वेश्चन,
विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे। आंसर होगा इसका 8 जून। ठीक है, ये दिन हमारे जीवन में समुद्र के महत्व, उनके तरीकों के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और थीम क्या है इसकी? थीम है 2021 की द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक है, बुक है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। इसके लेखक कौन है? आंसर होगा विनोद कापड़ी। ओके, ये बुक जो है वो बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों के यात्रा का वर्णन है, जो कि पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था मार्च 2020 में, तो उसकी वजह से वो अपने घर तक, दिल्ली से लेकर वहाँ तक साइकिल से पहुँचे थे, और कैसे पहुँचे, क्या क्या बातें हुई, तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल है। विनोद कापड़ी पत्रकार हैं और फिल्म निर्माता भी हैं। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह दिलासे को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन सलाहकार नियुक्त किया गया है, एडवाइज़र नियुक्त किया गया है, तो वो किस वैश्विक अवार्ड के विजेता हैं? नाम आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा ग्लोबल टीचर्स अवार्ड उनको मिल चुका है। ठीक है, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। 2020 में उनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और ऐसा सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय थे। ठीक है, तो उनको एडवाइज़र बनाया गया है वर्ल्ड बैंक में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता का नाम बताएं। कौन है विजेता? आंसर होगा सर्जियो पेरेज। ठीक है, रेडबुल के रेसर हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नॉलेज इकॉनमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? आंसर होगा इसका केरल। केरल ने शुरुआत की है। मिशन की शुरुआत जून में ही हुई है, अभी ही। ओके, तो एक नॉलेज इकोनॉमी फंड बनाया जाएगा और नॉलेज को बेहतर करने, उन सब पर ध्यान दिया जाएगा। ओके, केरल की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का दूसरा वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर आयोजित होगा अक्टूबर 2021 में? आंसर है चाइना, चीन में होगा ये आयोजन। बीजिंग में आयोजन होगा, बीजिंग को वो बनाया गया है आयोजन स्थल। क्वेश्चन होगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे बेहतर संस्थान कौन है? कौन सी यूनिवर्सिटी है सबसे बेहतर? आंसर होगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है ये? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में। MIT कहते हैं इसको शॉर्ट में। ओके, अभी हाल ही में जारी की गई है, और दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ 1300 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको शामिल किया गया है इसमें। तो फर्स्ट नंबर पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकंड पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ओके, यूनाइटेड किंगडम में। थर्ड है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। फोर्थ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में है। फिफ्थ पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में है। सिक्स्थ पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका में है। सेवेंथ है इंपीरियल कॉलेज, ये लंदन में है। एट्थ है ETH ज्यूरिख, ओके, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये स्विट्जरलैंड में है। नाइन्थ पे है UCL, ये यूनाइटेड किंगडम में है। और 10th पर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ये अमेरिका में है। ठीक है, QS वर्ल्ड रैंकिंग है। QS जो है वो इंग्लैंड का एक संगठन है जो कि दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग जारी करता है। ओके, भारत सरकार भी इसको प्रमुखता से लेती है। अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं? आंसर होगा 3। ओके, 3 इंस्टीट्यूट हैं टॉप 200 में। भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो उन्होंने ट्वीट करके भी ये कहा है कौन कौन से संस्थान हैं। तो लिस्ट भी आप देख रहे हैं, वैसे तो कई सारे लिस्ट हैं, लेकिन अगर 200 की बात करेंगे तो IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है और IISc बेंगलुरु ही, ये टॉप 200 में। उसका 200 के बाद हैं बाकी। हालांकि जो IIS बेंगलुरु है उसको QS रैंकिंग में रिसर्च के लिए दुनिया भर में नंबर 1 बताया गया, वहाँ पर दुनिया में सबसे बेहतरीन रिसर्च होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो 2022 की है, नाम 2022 रखा गया, 2021 में ही जारी हुई है, तो उसमें
टॉप 1000 की लिस्ट में भारतीय कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं? आंसर होगा 22। ओके, 22 इंस्टीट्यूट जो हैं वो शामिल हैं इसमें। अगर 1300 में टॉप 1300 में बात करेंगे तो वो संख्या हो जाती है 35, ठीक है। लेकिन अगर 1000 में बात करेंगे तो वो है 22 संख्या, ठीक है। जबकि 2021 की जो रैंकिंग जारी हुई थी 2020 में, उसमें 21 यूनिवर्सिटीज शामिल थे, ठीक है। तो बेहतरीन लिस्ट यहाँ पर है जो भारत में बेहतर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। टॉप 10 आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, तो इसमें स्पेशल साइटेशन कैटेगरी में किसे अवार्ड मिला है? आंसर होगा डर्नेला फ्रेजियर। ओके, डर्नेला फ्रेजियर, तो उनको ये अवार्ड मिला है, डर्नेला फ्रेजियर को अवार्ड मिला है। कौन है वो? देखिए, वो अमेरिका में जो जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इन्होंने ही की थी। मात्र 17 साल की हैं, तो उन्होंने रिकॉर्ड किया था। आपको पता होगा जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर काफ़ी पूरी दुनिया में आंदोलन हुए थे, ख़ासतौर पे अमेरिका में। उसमें पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर घुटना रख दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। अश्वेत थे अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड। तो उसके बाद दुनिया भर में नस्लीय हिंसा को लेकर काफ़ी विरोध हुआ था। तो उसका वीडियो बनाने वाली थी ये किशोरी थी, टीनेजर हैं, तो उनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है स्पेशल। ओके, ये पुरस्कार है वो हाल ही में जारी हुआ है और अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारा अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इन सब का डिटेल जो है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक एक लिस्ट इस वहाँ पर शामिल की गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। आंसर होगा 12 जून। ओके, 12 जून को ये दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या है? कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना, ठीक है, ये है थीम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूरत सिंह माथुर, उनका निधन हो गया 11 जून 2021 को, तो किस लिए जाने जाते थे? आंसर होगा स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे वो। ओके, सूरत सिंह माथुर। उन्होंने 1952 में जो आयोजित हुआ था ओलंपिक, हेलसिंकी ओलंपिक, तो उसमें पहली बार हिस्सा लिया था भारत की ओर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? आंसर होगा के नागराज नायडू, ठीक है। इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, तो उनको चुना गया है। 1 साल के लिए वो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसकी ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व वो करेंगे। किसने नियुक्त किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट चुने गए हैं अभी हाल ही में, अब्दुल्ला शाहिद, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी उनको दी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया 11 जून 2021 को, तो उन्हें कौन सा सम्मान मिला था इनमें से? आंसर होगा पद्मश्री। ओके, पद्मश्री अवार्ड मिला था। 78 ईयर के थे, ओडिशा के पूर्व सूचना आयुक्त भी थे। 2020 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महानिदेशक नौसेना संचालन यानी डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस का चार्ज किसे दिया गया है? ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस। जो भी अगर युद्ध की स्थिति होती है या कुछ ऐसा एक्शन करना है नेवी को, तो वो सब इन्हीं के नेतृत्व में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर। ओके, राजेश पेंधरकर। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये हैं। ओके, तो अभी हाल ही में उन्होंने 7 जून को चार्ज ले लिया है। फ्लैग ऑफिसर, एंटी सबमरीन विशेषज्ञ हैं वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अव्वल रहा है, टॉप रहा है? कौन सा? आंसर होगा ए, यानी पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। आंसर आप देख रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री हैं अभी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, तो उन्होंने ही ये इंडेक्स जो है वो जारी किया है। स्कूली शिक्षा में, यानी जो स्कूली एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन, उसमें जो बदलाव हो रहे हैं उसी को का ये इंडेक्स बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है?
आंसर होगा 6 जून। ओके, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित दिवस है, तो ये 6 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। कई दिनों का एक साथ दिया है, पिछले कुछ दिनों का नहीं आ पाया था, और पीडीएफ भी अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में। क्लिक कीजिए डाउनलोड लिंक पर और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी पीडीएफ है, बुक है, लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना।